आज हम देखेंगे कि सबसे अच्छी ड्राइंग कौन बनाता है। ओके, कम ऑन। टीना, ये तुमने क्या ड्रॉ किया है? ये मैं, ये मेरे पापा और ये मेरी मम्मी। ओके, लेकिन तुम्हारे पापा के हाथ में ये स्टिक क्यों है बेटा? मैं और पापा दोनों खेल रहे थे। बेटा, तुम्हारे पापा तुम पे गुस्सा नहीं करते? नहीं, जब भी वो घर पे होते हैं तो वो मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं और मैं ऐसी जगह छुपती हूँ कि वो मुझे ढूंढ नहीं पाते। और मम्मा बहुत अच्छी है, बेस्ट मम्मी है। वो मेरे पे कभी गुस्सा भी नहीं करती और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ओके, तुम ड्राइंग करो अब। हाँ, बचपन ये हम सब के जीवन का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। इसके गुजर जाने का अफसोस हम सबको होता है और इसे दोबारा पाने की चाह भी हम सब रखते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन जिसका बचपन इतना डरावना, इतना कष्टमय हो, उसके दिलो दिमाग पर क्या बीतती होगी ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक से देखो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। ठीक से ढूंढो, कुछ मिलता है क्या? बॉडी के पास कुछ भी नहीं मिला, फोटो, वॉलेट, आईडी कुछ नहीं। रॉबरी केस लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कातिल ने जानबूझकर वहां कोई सबूत नहीं छोड़ा ताकि हम बॉडी को आइडेंटिफाई ना कर सके। मात्रे, आसपास के सभी हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करो और उनसे पूछताछ करो। सर। बाय। क्या हुआ, घर नहीं जाना? नहीं, पहले मैं आपकी हेल्प करूंगी फिर घर जाऊंगी। अच्छा, तुम घर पर भी मम्मा की ऐसी हेल्प करते हो? हाँ, मैं ब्राह्मण रोटी भी बना लेती हूँ, मेरी फिंगर्स भी नहीं जलती। मैं मम्मी की बहुत हेल्प करती हूँ। टीचर, अब मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, चलो। बाय टीचर। बाय। मैम, आपने इस बच्चे में कुछ नोटिस किया है क्या? हाँ, ये कि अपनी स्टडीज में काफी वीक है। लेकिन इसकी कोई वजह हो सकती है मैम। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही है। बहुत से केसेस में बच्चे अपनी पुअर परफॉर्मेंस के लिए खुद जिम्मेदार नहीं होते। अपने घर का माहौल, आसपास का माहौल भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है। देखो संगीता, आजकल के बच्चे हैं ना, ये घर के लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं। आई थिंक मुझे इसके पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए। सर। मात्रे, बॉडी की शिनाख्त हुई? सर, वही इंफॉर्मेशन लाया। सर, हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये इसका नाम चिराग है, हिस्ट्री शीटर। छोटी मोटी चोरी के लिए जेल जा चुका है। इसे मरे हुए 2 दिन हो गए और अभी तक किसी ने बॉडी क्लेम नहीं की और ना ही किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। इसके एक्स वाइफ की डिटेल्स भी है इसमें और इनकी छोटी बेटी भी है, टीना। इसकी सारी डिटेल्स निकलवाओ। सर। अंजलि, आप ही हैं? जी, लेकिन आप लोग यहाँ आए क्यों हैं? आपके एक्स हस्बैंड चिराग अब इस दुनिया में नहीं रहे। चिराग was my past। आप लोग मुझे बता क्यों रहे? लेकिन उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? जी, और इसे 2 दिन हो चुके हैं। आप इस बारे में कुछ जानती हैं? मुझे इस बारे में कैसे पता होगा?
और वैसे भी he was my ex-husband. He does not exist in my life. सर ये शायद इनकी बेटी है टीना। ये बच्ची की तस्वीर, ये बच्ची आप दोनों की है? जी, कहाँ है बच्ची? स्कूल गई होगी और कहाँ होगी? आज सैटरडे है, उसे स्कूल में छुट्टी नहीं होती। आज सैटरडे? इसका मतलब टीना 2 दिन से घर ही नहीं आई। इस लड़की ने परेशान करके रखा हुआ है। कौन से स्कूल में पढ़ती है बच्ची? स्कूल से कंप्लेंट पे कंप्लेंट, टीचर की कंप्लेंट। आने दो आज इसे, वही पनिशमेंट दिया ना। इसे होश में लाओ, बताती हूँ फिर पूछताछ करते हैं। आने दो इसे स्कूल से, आज तो मैं। मात्रे, इस वक्त हमारे पास इसके अलावा और कोई लीड नहीं। छोड़िए मुझे, क्या कर रही हैं आप? सर औरत थोड़ी अजीब सी नहीं लगी? पूरे घर से दारू की बदबू भी आ रही थी। पहले बच्ची के बाप का मर्डर हुआ, फिर बच्ची गायब हुई। 24 घंटे के अंदर एक ही एरिया में 2 वारदात, और वो भी एक ही परिवार से। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस औरत पर नजर रखो। जी सर। बच्ची के स्कूल जाओ, सबसे पूछताछ करो, टीचर, स्टूडेंट, वॉचमैन, सबसे पता करो टीना कितने बजे स्कूल आई और कितने बजे वापस गई, किस किस से बात करती थी। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि टीना को आखिरी बार किसके साथ देखा गया। जाकर पता करो। सर चलो। छुट्टी होते ही सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं सर। टीना भी साथ चली गई होगी। टीना को स्कूल से लेने कौन आता था? कोई नहीं, क्योंकि उसका घर पास में ही था, वो खुद ही चल कर जाया करती थी। अच्छा, तो उस दिन टीना को घर जाते हुए किसी ने देखा था? शायद नहीं। तुम में से किसी ने कुछ देखा है? मैं अपनी मम्मी के साथ रिक्शा में चला गया था। अंकल, टीना तो स्कूल आ जाएगी? हाँ बेटा, आ जाएगी। कोई हमको लेके गया तो? सर, चिराग और मेरे अलग होने की वजह उसकी गलत आदतें ही थी। चोरी और पता नहीं क्या क्या करता था वो। उसकी किसी से कोई दुश्मनी? सर, बुरे लोग जो जेल जाते हैं उसका कौन दुश्मन और कौन दोस्त कैसे कहा जा सकता है? आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अपनी फिलॉसफी और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में मत बताइए। लेकिन आप ये सब सवाल मुझसे कर ही क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आपकी हरकतें हमें कुछ और ही सोचने में मजबूर कर रही हैं। आपका एक्स हस्बैंड, उसका मर्डर हो गया और आपकी बच्ची अभी तक घर वापस नहीं है, और इस बात से आपको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा? मुझे कुछ पता ही नहीं है तो क्या बताऊं मैं आपको? जो पता था सब बता चुकी हूँ मैं आपको। और वैसे भी चिराग और मैं टच में नहीं है। और आपकी बच्ची, उससे भी टच में नहीं थी आप? जवाब दीजिए। कैसा जवाब दूं मैं आपको? नहीं पता है मुझे, मैं बता चुकी हूँ आपको सब कुछ। आपको अपनी बच्ची की जरा सी भी परवाह नहीं है? आज आपकी वजह से उस मासूम की जान खतरे में। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी वजह से। अगर आपने बच्ची के प्रति जरा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई होती तो आज उस बच्ची की हालत ऐसी नहीं होती। देखिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए और बताइए। मैंने आपसे कहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊं? जितना कुछ मुझे पता था मैं आपको बता चुकी हूँ। सर, इनके कमरे से किसी आदमी के कपड़े मिले। अब सच सच बताइए, आप सिर्फ अपने एक्स हस्बैंड के टच में थी या किसी और के भी? बोलिए। ये सूरज के कपड़े हैं। अब ये सूरज कौन? सूरज मेरा बॉयफ्रेंड। चलो। रुक, रुक। चिराग का मर्डर हो गया? हाँ, और उसकी मौत के बाद उसकी बेटी टीना गायब है। साहब, मेरे को कुछ नहीं पता है। तू अंजलि का बॉयफ्रेंड है ना, उसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता? वो बात नहीं साहब, मेरे को मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। हमें देख के भागा क्यों? साहब, मैं डर गया था। हमें देख के क्रिमिनल्स डरते हैं। तूने ऐसा कौन सा क्राइम किया? नहीं नहीं साहब, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। तेरे चेहरे का पसीना तो कुछ और ही बता रहा है। साहब, वो आपकी गाड़ी देखी ना वहाँ पे, तो मुझे लगा अंजलि और उसके एक्स हस्बैंड चिराग ने कुछ लफड़ा किया होगा। मैं लफड़े में फंसना नहीं चाहता था साहब। अगर लफड़े में फंसना नहीं चाहता ना, तब कुछ सच बता दे। चल। भाई शपथ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। टीना कहाँ हो सकती है? साहब, मुझे कैसे पता होगा टीना कहाँ है?
साहब उसके स्कूल की एक टीचर थी संगीता, वो एक दिन जबरदस्ती घर में घुस आई थी और टीना को ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं टीना को अपने साथ ले जाऊंगी। तो मैंने और अंजलि ने उसे मना किया तो वो हमें धमकी दे रही थी। साहब वो मुझे ना थोड़ी पागल सी लगती है। टीना गायब हो गई, लेकिन वो अकेले ऐसे कहाँ जा सकती है? वही तो हम पता लगा रहे हैं। उसकी माँ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, हमेशा नशे की हालत में धुत रहती है। इनफैक्ट वो और उनका बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर उस बच्ची को टॉर्चर करते रहते हैं। कौन चाहिए? देखिए, मैं डिवाइन वर्ल्ड हाई स्कूल से आई हूँ। मैं टीना की क्लास टीचर हूँ, उसके बारे में कुछ बात करनी थी। नॉट अगेन। पहले आप फोन पर परेशान कर रहे थे, अब सीधे घर चले आए। जाइए। आई एम रियली सॉरी टू बॉदर यू, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नोटिस किया है कि व्हाट नोटिस किया है? पहले आप उसको परेशान करते हो, होमवर्क नहीं करने दे रहे हो, उसके बाद कंप्लेन करते हो कि वो होमवर्क नहीं करती है। जाइए, गो गो, जाओ मेरे घर से। ये टीना की आवाज है ना? क्या हुआ उसे? टीना, 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 घर में कैसा है? तुम ठीक हो? हाँ टीचर, आप यहाँ कैसे आए? तुम अंदर कैसे गए बेटा? हाँ, तुम्हें किसने बंद किया अंदर? किसी ने पनिशमेंट दी तुम्हें? टीचर, मैंने आपको बोला था ना, जब मैं हाइड एंड सीक खेलती हूँ तब ऐसी जगह छुपती हूँ, कोई मुझे ढूंढ ही नहीं सकता। तो तुम ये क्यों कह रही थी कि मुझे बाहर निकालो? हाँ, वो तो गर्मी लग रही थी, पर टीचर आप यहाँ कैसे आई? छोड़, हो गया? बोला था ना टीना खेल रही है, बोला था ना। चलो निकलो मेरे घर से, निकलो। एक माँ होकर अब अपनी बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? टीना मेरी बेटी है, मेरे घर में मुझे क्या करना है मैं देख लूंगी। यू गेट आउट, वरना कंप्लेंट करूंगी मैं तुम्हारी। कंप्लेंट तो मैं तुम्हारी करूंगी, सबको जाके बता दूंगी कैसे तुम इस बच्ची को टॉर्चर कर रहे हो। टीना मेरी बेटी है और एक माँ से ज्यादा अपनी औलाद को कोई और प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम सबके सामने कुछ भी बोलोगी और लोग मान लेंगे? टीना, तुम्हारी मम्मा तुमसे कितना प्यार करती है? मेरी मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। अरे मेरा बच्चा, सुन लिया ना टीना ने क्या बोला? देखिए, ये एक छोटी बच्ची है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हेलो मैडम, बच्ची हमारी, घर हमारा, आप हमें सिखाएंगे कि बच्ची को कैसे संभालना है, घर कैसे रखना है? आप निकलिए यहाँ से। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं टीना को अपने साथ ले जाऊंगी। सुन, बहुत हो गया तेरा नाटक, अभी निकल यहाँ से, वरना तेरे पे ना किडनैपिंग का केस करवा के अंदर करवा दूंगा। चल निकल यहाँ से, चल। वो बच्ची फ्राइडे से गायब है और किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? फ्राइडे को तो मैंने खुद उसको उसके घर ड्रॉप किया था। तुम्हें फिर से किसी ने पनिश तो नहीं किया ना? नहीं टीचर, वो तो हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे ना, गलती से मैं वॉशिंग मशीन में छुप गई। अब मैं कभी नहीं वॉशिंग मशीन में छुपूंगी, ये मेरी गलती है। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, यू आर अ गुड गर्ल। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मैं और मम्मी दोनों खेल रहे थे, तब मैं गिर गई। अब मैं चलती हूँ। टीना, आज है ना स्कूल के बाद मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी, आओगे? आपके घर? वो इसलिए क्योंकि आज ना तुम्हें चोट नहीं लगी बेटा, इसे ही मस्ती कहते हैं। देखो, अगर किसी भी चीज से तुम्हें चोट लगे या दर्द हो ना, तो उससे मस्ती नहीं कहते। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा बताओ, तुम्हें यहाँ ज्यादा मजा आया या घर पर? यहाँ पर भी मजा आया और घर पे भी।
मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है टीचर। मैं घर के अंदर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे अंदर ले गई। घर का दरवाजा खुला था और जब मैं अंदर गई तब मैंने देखा कि मम्मा आप सो रही हो? टीचर, मैंने आज मम्मा की हेल्प नहीं की ना, इसलिए वो थक गई होंगी। सॉरी। नहीं बेटा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। टीचर बाय बाय, कल मैं स्कूल में मिलती हूँ। बाय। तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ। तो ये बात आपने किसी को बताई क्यों नहीं? बताया था सर, हमारी स्कूल की हेड मधु मैम को मैंने सब कुछ बताया था। मैम, आपने इस बच्चे में कुछ नोटिस किया क्या? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही है। और उन्होंने मुझे कहा भी था कि वो टीना की माँ से बात करेगी, लेकिन टीना ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकती है? सर, आप प्लीज उस बच्ची को ढूंढिए। उसकी माँ नशे की हालत में ना कुछ भी कर सकती है। डोंट वरी, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे और अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम वापस आएंगे। एनी टाइम सर, और अगर मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू। सर, संगीता सही कह रही है। उसने मुझसे भी कहा था कि टीना को काफी टॉर्चर किया जा रहा है, पर मुझे इस बात का यकीन नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमेशा खुश रहती थी, हंसती रहती थी। और इसलिए आपने इस मैटर को सीरियसली लेना जरूरी नहीं समझा? ऐसी बात नहीं है, मैंने उसकी माँ को फोन भी किया था। अंजलि जी, बात यह है कि टीना इज डिटोरिएटिंग इन हर स्टडीज डे बाय डे। तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है? Don't little strict with her. पर बात यह है कि वो बिल्कुल भी अपनी स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। घर से अपने होमवर्क भी ठीक से करके नहीं लाती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी बच्ची पर थोड़ा ध्यान दो। Fine. I'll see what I can do. सर, आसपास के लोगों ने उस दिन टीना को यहाँ नहीं देखा था, और उसकी माँ अंजलि के बर्ताव की वजह से लोग उनसे थोड़ा दूर दूर भी रहते हैं। बेचारी बच्ची अपनी माँ की हरकतों की सजा पा रही है। मात्रे, टीना का घर और उसके घर तक पहुंचने का ये रास्ता काफी सुनसान है, अनसेफ भी। ये पता करना पड़ेगा कि वो घर से गायब हुई है या इस रास्ते से। जी सर। और हाँ, ये अंजलि के अतीत को भी टटोलो। चिराग से दूर जाने की वजह और सूरज के करीब आने की वजह दोनों पता करो, और पता करो कि इनके घर में रोज रोज क्या ड्रामा होता था। मत पूछो सर, हमने शायद ही कभी इस औरत को होश में देखा होगा। नशे में तो किसी से भी झगड़ती रहती थी। उसका बॉयफ्रेंड सूरज यहाँ रोज आता था? हाँ, वो कौन सा कम था। एक बार अशोक से उनकी लड़ाई हो गई थी, मैटर काफी बढ़ गया था। फिर हम सब लोगों ने मिलकर क्लोज करने को कहा। सर, आप किसी से भी पूछ लो, वो आदमी सही नहीं था। सर, वो रोज पीकर आता था दारू और अनाप शनाप बोलता था। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा की हेल्प करनी है, वो परेशान हो रही होंगी। मुझे मम्मा के पास जाना है। सर। मात्रे, पता लगा? और चिराग की कॉल डिटेल्स कोई लीड मिली? जी सर, उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि अंजलि ने हमसे झूठ कहा। वो दोनों डिवोर्स के बाद भी टच में थे, अक्सर बातें हुआ करती। यहाँ तक कि हाल ही में वो दोनों एक दूसरे से मिले भी थे। इसका मतलब अंजलि हमें नशे की आड़ में भटकाने की कोशिश कर रही है। जी सर, इसके अलावा चिराग की कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर है जिसके साथ उसकी लगातार बात हुआ करती थी। हम उस नंबर की डिटेल्स निकाल रहे हैं। अंजलि को बुलाओ। सर। शराब पीना जानलेवा है, ये आप जानती है ना? सर, शराब मैं पीती हूँ, इट्स माय पर्सनल लाइफ। फिर तो हर मुजरिम जुर्म करने के बाद यही कहेगा कि ये उसकी पर्सनल लाइफ है। सर, क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे, और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? अब ज्यादा नाटक मत कीजिए। अगर अब कुछ भी छुपाया ना तो सीधी लॉकअप की हवा खानी पड़ेगी। चिराग तुम्हारे घर में क्यों आया था? ये काफी पुरानी बात है और इस वक्त पूछने का क्या मतलब? तो फिर छिपाया क्यों? छिपाया नहीं, मुझे याद नहीं था, और मैं उस वक्त थोड़े नशे में आप अभी भी हैं। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए और बताइए कि चिराग क्यों मिलने के लिए आया था और आपकी उससे क्या बात हुई? सर, मैं आपसे कह चुकी, मुझे कुछ भी याद नहीं। इसे लॉकअप में डालो, जब तक याद ना आए इसे याद करवाओ। चलो एक मिनट छोड़ो सर, मुझे याद करने दीजिए प्लीज। बताओ क्या बात हुई थी? सर, करीब हफ्ते 10 दिन पहले वो घर आया था।
टीना होमवर्क किया? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? हाँ, क्या कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरी बेटी से बात करने की? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? बाप हूँ उसका, हक है उस पे मेरा। हक है तुम्हारा? हाँ। शक्ल देखिए, अपनी ये गंदी शक्ल दोबारा यहाँ पर दिखाना मत, निकलो ऐसे। अच्छा, तूने बोला हो, मैंने मान लिया। हाँ, अगर तुम चाहती हो ना मैं यहाँ नहीं आऊँ तो पैसे देकर बात खत्म कर दो ना। छी, इतने बेशरम इंसान हो तुम। निकलो इसी वक्त यहाँ से। जबान संभाल के बात कर। नहीं जाऊंगा, बोल क्या? जाओ यहाँ से। अब की लड़ाई लड़ने वाले हैं। बहुत हो गया तेरा, आवाज नीचे कर और चल निकल यहाँ से। चल, इसके दम पे इतना चहक रही तू, और तू मुझे बाहर निकालेगा? हाँ, तू मुझे निकलेगा बाहर, देखता हूँ। अच्छा, तेरा बहुत अच्छा आएगा, तू दूर रह। अच्छा, मुझे भी देख लूंगा। हाँ, देख लेना। सर, मैं अब सब कुछ सच सच बता चुकी हूँ आपको। इसके अलावा मुझे और कुछ भी याद नहीं है। और आप मेरी बात को यकीन कीजिए कि चिराग के मर्डर में सूरज का और मेरा कोई लेना देना नहीं। और टीना तो मेरे पास ही थी ना, वो मेरी बेटी थी। I mean, वो मेरी बेटी है। बड़ी जल्दी एहसास हो गया आपको? सर, मैं जैसी भी हूँ, टीना की माँ। सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरी टीना को कहीं से भी ढूंढ करके मुझे ला दीजिए प्लीज। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। अगर अपनी बच्ची के साथ इतनी दया और ममता थी तो फिर उसे टॉर्चर क्यों करती थी आप? मैं टॉर्चर करती थी? मैं अपनी टीना को टॉर्चर करती थी? ये किसने कहा आपसे? उस स्कूल टीचर ने कहा ना ये सब? मुझे समझ में नहीं आता कि वो स्कूल टीचर मेरी टीना के पीछे क्यों पड़ी, उसको उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? और मुझे तो ये भी लगता है सर, कहीं मेरी टीना के साथ उसने ही तो कुछ नहीं किया है। फिलहाल आप जा सकती हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे, और बेहतर यही होगा कि आप होश में रहें। जा सकती हैं आप। मात्रे, ये औरत टॉर्चर वाली बात से मुकर रही है। ये अभी भी हमसे कुछ छुपा रही है। दोनों केसेस बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मर्डर करने वाला और किडनैपर दोनों अलग इंसान होते हैं। हो सकता है कि इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन ही ना हो सकता है, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। पहले एक आदमी का मर्डर होता है, फिर 24 घंटे के अंदर एक बच्ची की किडनैपिंग। और सरप्राइजिंग बात यह है कि ये बच्ची उसी की है जिसका मर्डर हुआ। जिसने भी एक क्राइम किया है बड़ी होशियारी से किया। मुझे तो बेचारी बच्ची पर तरस आ रहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे खाना भी नहीं चाहिए। सर, वो दूसरा नंबर जिससे चिराग अक्सर बात किया करता था, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। नाम अरुण है, एक दलाल है जो औरतों और बच्चों की दलाली करता है। वो हमारे रडार में काफी टाइम से था, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं। इस दलाल को फौरन उठा लो। सबूत अरेस्ट करने के लिए चाहिए, पूछताछ करने के लिए नहीं। सर, बिना सबूत आप मुझे यहाँ नहीं रख सकते। हमें कानून मत सिखा। क्या किया मैंने? वो तो तू हमें बताएगा ना। चिराग का मर्डर हुआ है और उसके कॉल डिटेल से ये साबित होता है कि तुम दोनों आपस में बड़ी गुटरगू करते थे। किस चिराग की बात कर रहे हैं साहब आप लोग? ऐसे मुझे बहुत सारे फोन आते हैं। मतलब तू ऐसे नहीं बताएगा? बता। रुक जाओ, बता दो। हाँ साहब, चिराग ने मुझसे कांटेक्ट किया था। दरअसल वो अपनी बच्ची बेचना चाहता था मुझे। उसने मुझे फोटो भी भेजे थे जो मेरे मोबाइल में है। मोबाइल लाओ इसका। ठीक है, ये देखिए साहब। देखो पापा आपके लिए न्यू ड्रेस लेकर आए हैं। वाह, ये ड्रेस। सर, यही बात हुई थी मेरी उससे। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। गायब हो गया या तूने उसे डबल क्रॉस किया? चिराग का मर्डर कर दिया और उसकी बच्ची को गायब कर दिया? नहीं साहब, ये सच नहीं है। ये तो मुझे आपसे पता चला कि चिराग का मर्डर हो गया और बच्ची गायब हो गई। माना साहब कि मैं गलत काम करता हूँ, लेकिन बेईमान नहीं साहब। तेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट तुझे हम देंगे। अगर उस बच्ची के साथ कुछ भी किया है तो इस बार तेरी खैर नहीं, समझा? साहब, ये सच नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। चिराग के गायब होने के बाद मुझे किसी और ने फोन किया था बच्ची के लिए। किसने? मैंने कुछ किया? अरे साहब, मैंने लेकिन किया क्या है? बच्ची के दलाल के साथ तेरी क्या डील होने वाली थी?
कोई डील नहीं लगी साहब। आई शपथ। देख, सच सच बता दे, कहाँ है टीना? क्या किया तूने उसके साथ? वरना तेरी हड्डियां तोड़ देंगे हम। सब मैं बताता हूँ ना सब। टीना कहाँ पे, सब मुझे सच में नहीं पता। हाँ वो ये सच है सब, मैं दलाल से उसकी डील करने वाला था, लेकिन इससे पहले मैं डील करता सब टीना गायब हो गई। सर ये मोबाइल मिला है तो खून के धब्बे लगे हैं। चलो इसे। सब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मतलब फॉरेंसिक रिपोर्ट छूटी है, उस मोबाइल पर चिराग का खून कैसे लगा? देख, चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर ले। क्यों मारा चिराग को? मैंने कुछ नहीं किया। आप मेरी बात का यकीन तो करो। तेरी बात का यकीन करे मात्रे। तेरी बात का यकीन करे? तेरी बात का यकीन करे? बताता साहब। बोल। साहब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने चिराग को बोला कि मुझे वो दलाल का नंबर दे दे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया साहब। उस दिन तो बच गया था, आज नहीं बचेगा। चल हट जा पीछे, हाथ पीछे रख, नंबर निकाल। अरे चल देख, बचेगा नहीं तू। नंबर लेने के चक्कर में मेरे से उसका खून हो गया साहब। फिर मैंने उसकी जेब से मोबाइल निकाला और वहां से मुझे दलाल का नंबर मिला। एक नंबर के लिए तूने उसका मर्डर कर दिया? चल बता टीना का है, बोल। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, सब मैं टीना के बारे में कुछ नहीं जानता, कसम से साहब। मैंने जो किया था मैंने वो कबूल कर लिया साहब। आखिरकार पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन टीना का अब तक कुछ पता नहीं था। मासूम टीना अपनी मां से मिलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन उसकी मां को टीना के होने ना होने की कोई चिंता नहीं थी। पुलिस के सामने बस अब एक ही चैलेंज था, इस बच्ची का पता लगाना। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये बच्ची कहां है, किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि टीना को किडनैप किसने किया होगा। मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था कि मर्डर और किडनैपिंग किसी एक ने की है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें इस केस को दोबारा से स्टडी करना होगा। बाप ने बच्ची को बेचने की कोशिश की, लेकिन बाप का मर्डर हो गया। शायद जिसने मर्डर किया है वो बच्ची को बेचना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माँ शराबी है और उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, और अगर किसी को फर्क पड़ता है वो है टीना की टीचर। अब हमारे पास सिर्फ टीचर और उसकी माँ ही है जिससे कुछ पता चल सकता है। इन दोनों पर नजर रखो। सर कहाँ है मेरी टीना? बोल बोल, कहाँ है मेरी टीना? नहीं पता। तुझे नहीं पता तो किसको पता है? किसको पता है? मेरी बच्ची के पीछे पड़ी हुई थी ना तू? तूने ही किडनैप करके छुपाया मेरी बच्ची को। क्या कह रही है आप? मैं पहले से ही परेशान हूँ कि पता नहीं वो बच्ची कहाँ किस हाल में होगी और मुझे ब्लेम कर रही है। झूठ बोल रही है तू, यू इडियट। मेरी बच्ची को ले रही है, मेरी बच्ची को ले। अंजलि जी प्लीज शांत हो जाइए, पुलिस इसका पता लगा रही है। प्लीज कीप क्वाइट। ये सब क्या हो रहा है? व्हाट्स दिस? शांत हो जाऊं मैं? व्हाट्स दिस? इस औरत ने मेरी ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपकी गलतफहमी हुई है। टीना से नहीं छुपाई, मैं जानती हूँ झूठ। सर अंजलि और संगीता, हम इन दोनों पे नजर रखे हुए हैं, लेकिन बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही। क्यों? अंजलि अपनी बेटी टीना के गायब होने को लेकर काफी परेशान है। वो उसके स्कूल भी गई जहां उसने संगीता के साथ झगड़ा किया। उसने संगीता पे ये आरोप लगाया कि संगीता ने टीना की किडनैपिंग की। मुझे नहीं लगता कि अंजलि इस किडनैपिंग में शामिल होगी। और वो टीचर संगीता? तो उसके डेली रूटीन को भी चेक किया, काफी सिंपल, स्कूल से घर और घर से स्कूल। उसका भी इस किडनैपिंग में शामिल होना मुश्किल लगता है। पुलिस की कई कोशिशों के बावजूद भी सफलता उनके हाथ नहीं लग रही थी। किडनैपर अब भी उनकी पहुंच से बहुत दूर था और टीना उसकी कैद में थी। टीना की मां अंजलि, उसका बॉयफ्रेंड सूरज और टीचर संगीता। पुलिस के पास ये 3 सस्पेक्ट थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि शायद कोई और है जिसने टीना का अपहरण किया था। पुलिस इस केस की गुत्थी को सुलझाने में काफी उलझ गई थी, लेकिन अचानक इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने इस केस को और भी पेचीदा बना दिया। मात्र जितने भी सस्पेक्ट थे सबसे पूछताछ कर ली, लेकिन बच्ची का अभी तक कुछ पता नहीं चला।
समझ में नहीं आ रहा कि बच्ची गई तो गई कहाँ। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा नजर नहीं आया जिसमें हम शक कर सकते। सर, लगता है किसी तेज धार वाली चाकू से खून किया गया है, खून भी जम गया है। इसका मतलब मर्डर रात को हुआ है। मात्रे, आसपास के लोगों से पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने यहाँ किसी को आते जाते देखा हो या लड़ाई झगड़े की आवाज सुनी हो। सर, एम्बुलेंस को बुला। आपने कल रात अंजलि के घर से किसी को आते देखा था? हाँ सर, मैंने कुछ देखा था। मैं कल रात अपने टूर से वापस आ रहा था तो। अंजलि जी, टीना का कुछ पता चला? मैं उसका चेहरा तो नहीं देख सका, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो कोई औरत ही थी। सर, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि की मौत का वक्त और उसके पड़ोसी ने उस औरत को देखने का वक्त लगभग सेम है। अगर अशोक सच कह रहा है तो फिर वो औरत कौन हो सकती है? सर, कहीं चिराग की जिंदगी में कोई दूसरी औरत तो नहीं जिसने अपना बदला लेने के लिए ये सब किया हो? लेकिन चिराग की कॉल डिटेल से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। मात्रे, हमारे पास एक ही फीमेल सस्पेक्ट है, स्कूल टीचर संगीता, और उसका ऐसा करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। मात्रे, उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालो और ये भी पता करो कि कल रात को वो कहाँ थी, और ये भी पता करो कि सूरज की जिंदगी में कोई और औरत है या नहीं। सर, अंजलि को किसने मारा? अंजलि का खून हो गया? हाँ, अब ये बताओ उसे कौन जान से मार सकता था या थी? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो उसको बहुत प्यार करता था साहब। अंजलि जैसी और कितनी है तेरी? साहब, एक संभलती नहीं थी, दूसरे के लिए कहां से टाइम निकालूंगा मैं? तो लगता है कि सूरज सच कह रहा है। और वो टीचर संगीता, उसके बारे में कुछ पता चला? जी सर, उसका बचपन आम बच्चों से काफी अलग था। उसे बहुत मारा पीटा गया। उसके बाप की दरिंदगी से बचाते बचाते उसकी माँ की हाथों उसके बाप का खून भी हो गया, जिसके बाद उसकी माँ जेल चली। उसका बाकी बचपन अनाथ आश्रम में हुआ। उसके चेहरे से लगता नहीं है कि उसकी जिंदगी में ऐसे राज छिपे हो सकते हैं। उसकी माँ को जेल से छूटे 2 महीने हो चुके, लेकिन वो कहाँ है किसी को नहीं पता। उसी से जाकर पूछते हैं। चलो सर। हाँ, ये सच है। मेरी माँ ने मेरे डैड का खून किया था, इसलिए मैं टीना की तकलीफ महसूस कर सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो कुछ भी मैंने फेस किया है वो बच्चे भी वो सब फेस करें। अच्छा, ये बताइए इस वक्त आपकी माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? आपके सिवा उनका है कौन? पर वो ऐसे कहाँ जा सकती है? ये सच है कि मेरे सिवा उनका कोई नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ रहती तो मुझे पुरानी बातें याद आती जिन्हें मैं याद नहीं करना चाहती थी। इसलिए आपने उन्हें इस उम्र में अकेला छोड़ दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। मैंने उन्हें टीना की तकलीफों के बारे में भी बताया कि कैसे उसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आता था। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इस समय मेरी माँ कहाँ थे? देखिए, हम इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये हमारा काम है। पात्रे, हमें पता करना होगा कि संगीता की माँ जेल से छूटने के बाद कहाँ गई और किस किस से मिली। यह भी मुमकिन हो सकता है कि उसने टीना को बचाने के लिए वही किया हो जो उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए किया था। चलो। सर, ये म्युनिसिपल अस्पताल की फाइल। इससे साफ पता चलता है कि संगीता की माँ का इस किडनैपिंग और मर्डर में कोई हाथ नहीं, क्योंकि इसके मुताबिक उसके जेल के छूटने के 15 दिन बाद ही वो मर चुकी थी। इसका मतलब संगीता जानबूझकर बिना पूछे अपनी माँ की तरफ इशारा कर रही थी। सर, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे भी यही लगता है। उसे पता था कि उसकी माँ मर चुकी, इसीलिए उसने अपनी माँ को ढाल बना के हमें गुमराह किया। इस संगीता की सारी डिटेल्स निकलवाओ, बैंक अकाउंट, कॉल डिटेल, सब कुछ। सर, मात्रे को लीड मिली? कॉल डिटेल्स में तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पे हम शक कर सकें, लेकिन बैंक डिटेल्स में एक बात सामने आई। कौन सी बात? तो कुछ दिन पहले उसने एक टॉय स्टोर से काफी सारे खिलौने खरीदे और परचेज डेट बच्ची के गायब होने के बाद। ये देखिए बिल। बार्किंग डॉग, बार्बी डॉल, किचन सेट।
बहुत हो गई बदतमीजी अभी तेरी। छोटी सी उम्र में अपने माँ के हाथों अपने बाप का मर्डर होते देख उसके दिमाग पर कैसा असर पड़ा होगा। शायद इसीलिए अब नॉर्मल बिहेव करने लगे। मात्रे, इतनी बड़ी बात हमारे सामने अभी तक कैसे नहीं आई? चलो। छोड़ो दरवाजा। चलो। तलाशी लो ब्लैक की अच्छी तरह से। मात्रे, चलो तो कोई भी नहीं। मैं तुझे तेरी माँ के पास नहीं भेज सकती। वॉचमैन जी, संगीता जी घर में नहीं है? संगीता मैडम तो घर पे ही होंगे, वो बिल्डिंग से बाहर गए ही नहीं है। मात्रे, हमें यहाँ हर घर की तलाशी लेनी है। आगे खोलो टीना, आगे खोलो बेटा, टीना आगे खोलो, आगे खोलो बच्चा, आगे खोलो। मात्रे, तोड़ो दरवाजा। टीना, क्या हो गया तुम्हें टीना? लेकर चलो इसे भी। जो केस सुलझने का नाम नहीं ले रहा था आखिर में वो सॉल्व हुआ। क्राइम करने की वजह या मजबूरी कुछ भी हो, पर क्राइम हमेशा क्राइम ही होता है और जुर्म कभी भी किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। संगीता की दिमागी हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मानसिक रोगियों के हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और टीना को एक अनाथ आश्रम में। अगर आप में से कोई भी कभी किसी बच्चे या बच्ची के साथ अन्याय होता देखे तो कभी उसे अनदेखा ना करें। तुरंत उसकी सूचना पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर दें। हो सकता है कि आपकी एक फोन कॉल से किसी बच्चे की जान बच जाए, किसी बच्चे का बचपन और उसकी बाकी की जिंदगी संवर जाए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। इंसान का जीवन कई उतार चढ़ावों से भरा हुआ होता है। ऐसे में बढ़ते कदम अक्सर लड़खड़ा ही जाते हैं। कहते हैं कि गिरना और गिरकर संभलना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जो गिरते नहीं हैं वो कभी संभलना सीख ही नहीं पाते। लेकिन कई बार जिंदगी की रेस में बढ़ते कदम लड़खड़ाने के बाद सही रास्ता और सही मंजिल तय नहीं कर पाते और अक्सर आगे बढ़ने वाला हर कदम अपराध और उसके अंजाम का साक्षी बन जाता है। आज का ये केस भले ही मुंबई पुलिस के सामने 2016 में आया हो, लेकिन इस केस के तार 16 साल पहले हुए एक अपराध से जुड़े थे। देखो सावंत, पीठ पे गोली लगी है और लगता है कि गोली तकिया रख के चलाई गई है ताकि ज्यादा आवाज ना हो। सामान भी सारा बिखरा पड़ा है, अंदर अलमारी भी खुली है। ऐसा लगता है लूट प्लान करके किया गया है। सिक्योरिटी के नाम पर बिल्डिंग में कुछ भी नहीं है, ना वॉचमैन ना सीसीटीवी। प्लान तो 100% किया गया है सावंत, मगर मकसद लूट था या कुछ और ही अभी क्लियर नहीं है। दरवाजा देखकर फोर्स एंट्री नहीं लगती। इसका मतलब किलर विक्टिम का जानने वाला रहा होगा और विक्टिम ने उसे आसानी से अंदर आने दिया होगा। तो हमेशा आपके पास एक स्पेयर की रहती है। हमेशा नहीं रहती है। जब विवेक बाबा घर पर नहीं रहते तो ये चाबी मेरे पास रहती और मैं अपना झाड़ू कटका करके चली जाती। इसका मतलब आप खुद से कई बार लॉक खोलकर अंदर जाती होंगी? नहीं साहब, मुझे मालूम था कि आज विशु साहब घर पर ही होंगे।
जब मैं सुबह आई मैंने बहुत घंटी बजाई और बहुत दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने विवेक पापा को फोन किया। हेलो विवेक पापा, मैं कब से दरवाजा पीट रही हूँ लेकिन कोई अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा। तो घर की एक चाबी आपके पास भी तो है ना? मैंने जैसे ही दरवाजा खोला वो अंदर से मैंने देखा। ये विष्णु का बेटा विवेक का है, उसे किसी ने इन्फॉर्म किया? हाँ साहब। बाबा कहा जा रुके रुके, संभालिए 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 अपने आप को। जी मैं अकेले आ जा सकता हूँ, स्कूटर है मेरे पास 4 पहियों वाला। और तुम्हारी बहन वो कहाँ है? वो नहीं आई। क्यों, क्या वो यहाँ कभी नहीं आती थी? नहीं सर, वो नहीं आती थी यहाँ पर। उसके अलावा और कोई जो यहाँ पे आते जाता हो, इन 3 दिनों में आने वाला हो? नहीं। फौरन नफीसा को बुलाओ। सर। विवेक कोई ऐसा है जो तुम्हारे बाबा के साथ ऐसा कर सकता हो? कोई दुश्मन? सर बाबा बहुत अच्छे थे और मुझे नहीं लगता उनके किसी से कोई दुश्मनी होगी। विष्णु ने पैसे कितने रखे थे घर पे? सर मुझे नहीं पता, मैं कभी बाबा की अलमारी नहीं चेक करता था, पर हाँ लगभग 1 महीने पहले बाबा ने अलमारी से पैसे निकाले थे। उसमें करीबन 500 के 4 गड्डियां थी। बाबा, हाँ, सारे पैसे सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। अब देने जा रहे हो किसी को? हाँ, अरे वो एक गाड़ी फंस गई है, उसे छुड़ाना है। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? जी बाबा का गाड़ियों का बिजनेस था, करीबन 4 गाड़ियां थी बाबा के पास। तुम आखिरी बार विष्णु से कब मिली थी? सर जिस दिन विवेक जी यहाँ से गए थे 11 मई को। उसके बाद तुम्हारा यहाँ एक बार भी आना नहीं हुआ? नहीं सर, उस दिन मैं यहाँ आखिरी बार आई थी। विवेक तुम्हें याद है ना मैंने क्या समझाया था? हाँ। बिना स्टिक के लगातार प्रैक्टिस करनी है। हाँ। ठीक है? हो गई तैयारी? हाँ बाबा। अपना ध्यान रखना, वर्कशॉप के लिए ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू बाबा। अच्छा, विवेक को स्कूटर पे बिठा के तुम भी घर चली जाना। विवेक तुम 15 को लौट रहे हो ना? हाँ बाबा। नफीसा तुम भी उसी दिन आ जाना। ठीक है। 3 दिन छुट्टी एंजॉय करो। तो 3 दिनों से ना तो नफीसा विष्णु से मिली और ना तुम। बच्ची तुम्हारी बहन कहाँ है वो? सर वो बाबा बाबा बाबा। सर चौंकाने वाली बात यह है कि विष्णु की बेटी अपने बाप के मर्डर होने पर भी नहीं आई। पक्का दोनों में जमती नहीं होगी सर। ये नफीसा भी कोई दूध की तरह नहीं लगती। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बाप बेटे में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया हो। पूरी फैमिली को क्रॉस चेक करते हैं तब जाके कुछ पता चलेगा। सर कह रहे दिनेश, आखिर विष्णु दामले को टपका ही दिया ना तू? क्या विष्णु मर गया? ए चल, मेरे सामने सरप्राइज होने का नाटक मत कर। देख मुझे अच्छी तरह से मालूम है, तू पिछले ही महीने उसके ऑफिस गया था उसे जान से मारने के लिए। अरे दिनेश, अरे कितने साल के बाद मिल रहा है मेरा भाई। बैठ। विष्णु, लोमड़ी की चाल मत चल। 16 साल पहले जो हुआ था वो हम दोनों के बीच में था। अब चिल्लर के फायदे में तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तू पी के आएगा, मैं तुझे क्यों ब्लैकमेल करूंगा? हाँ तो और कौन करेगा? 2 दिन पहले मुझे एक फोन आया था। 16 साल पुरानी बात किसी तीसरे को कैसे पता चली? देख आई शपथ, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है। हम दोनों एक ही नाव पे हैं। छेद हुआ तो हम दोनों डूबेंगे, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। पर मैंने थोड़ी ना मारा है विष्णु को। ये तो तुझे और मुझे पता है ना। पर सोच, 16 साल पहले की कहानी अगर सबको पता चल जाए तो क्या होगा? अरे उस वक्त उसी के साथ मिलके तुझे ब्लैकमेल कर रहा था, अब वो नहीं रहा तो हिस्सा तो बड़ा बनता है ना। 2 लाख 2 लाख इंतजाम करके रख। पिछले महीने तो मैंने तुम्हें 1 लाख रुपया दिया था। मेरे हाथ में क्या बचा? सब तो विष्णु ले गया ना। 30,000 दिए साले ने भीख में। सुन, पिछली वाली जगह पे मिलना ठीक 12 बजे आज रात को। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने मुंह खोला तो क्या होगा। सरिता जी। जी? आपके पिता की मौत हुई है, किसी ने बेरहमी से उनका कत्ल किया है और आप एक बार देखने भी नहीं आई। खास वजह जान सकता हूं?
सर हमारे लिए वो बरसों पहले ही मर चुके थे और उनकी मौत का शोक मना मना के हमने अपने सारे आंसू सुखा दिए। हमने? हाँ, मैं और आई। कहाँ है आपके आई? उन्हें सबसे छुट्टी मिल गई सर, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अपने बाबा के खिलाफ इतनी नफरत? आखिर ऐसा क्या किया था उन्होंने? खूनी थे वो। खूनी? किसे मारा था उन्होंने? एक बार सिर्फ एक मौका दे, एक मौका। अरे तूने जिसे मारा है क्या उनकी जिंदगी वापस आ सकती है तुझे मौका देने से? नहीं ना। हे विष्णु, मुझे ऐसे खूनी के साथ नहीं रहना है। और हाँ, आइंदा मुझे और मेरे बच्चों को मिलने की कोशिश भी मत करना। चला। शुरू था। आपने अब तक ये नहीं बताया कि किसका खून किया था आपके बाबा ने? वो सर, वो मुझे नहीं पता। आपकी आई ने कभी आपको ये बात नहीं बताई? ये तो क्या, बाबा से जुड़ी कोई भी बात आई कभी नहीं करती थी। एक तरफ विष्णु दामले की बेटी सरिता बर्वे का यह कहना था कि करीब 16 साल पहले विष्णु ने खून किया था, और दूसरी तरफ चल रहा था ब्लैकमेल का एक ऐसा खेल जहां भुवन विष्णु के 16 साल पुराने दोस्त दिनेश के खिलाफ उस राज को हथियार बनाकर उससे पैसों की मांग कर रहा था। अगर विष्णु ने सच में खून किया था तो फिर वो पकड़ा क्यों नहीं गया? सरिता अपने पिता के बारे में जो कुछ कह रही थी, क्या वो सच था? विष्णु की जिंदगी का 16 साल पुराना राज क्या आज उसे इतना भारी पड़ा कि उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? जब आप सब श्योर थे कि विष्णु जी ने किसी का खून किया है, तो फिर आपका भाई विवेक उनके साथ क्यों रहता था? सर, हमारी आई को गुजरे 2 साल हो गए। जब आई हमें छोड़ के गई तब बाबा हमसे मिलने आए। बेटा, बेटा तू चल, मेरे साथ चल। अरे अब तो तुलसी भी नहीं रही, वो घर, वो कारोबार, सब कुछ तेरा है बेटा। चल बेटा। जो कुछ किया है ना आपने, उसी गम में चली गई आई। और ये मत समझिएगा कि आई के जाने के बाद हम कमजोर पड़ जाएंगे। बेटा मैंने कहीं नहीं जाएगा वो। लेकिन मुझे आपके घर, आपके बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी जाइए यहाँ से। मेरे क्या चाहिए यहाँ से? अगर वो अपने पिता से इतनी ही नफरत करता था तो वो उनके साथ रहने क्यों गया? सर, आई की मौत के बाद विवेक मेरे ही साथ रहता था और बाबा बार बार उसे ले जाने की कोशिश करते रहे। फिर जिस दिन विवेक का बर्थडे था, उस दिन हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विवेक, हैप्पी बर्थडे टू। आपको किसी ने नहीं बुलाया? मैं तो विवेक के लिए ये 4 पहियों वाला स्कूटर लाया हूं। लो, आप रखिए इसे। आपके पाप की कमाई आपको ही मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। विवेक को स्कूटर की कोई जरूरत नहीं। आप जाइए यहाँ से। उसके 2 दिन बाद विवेक ने बाबा के साथ रहने का फैसला ले लिया। उसके इस फैसले ने मुझे बहुत दुखी किया, मुझे बहुत गुस्सा भी आया। और उस गुस्से में आपने अपने बाबा... आप कौन? ये मेरे पति हैं। क्या नाम है आपका? भुवन, भुवन बर्वे। तो भुवन, आपने भी कसम खा रखी थी इन लोगों की तरह अपने ससुर से ना मिलने की? नहीं नहीं साहब, इन लोगों के लिए जो भी हो, मेरे लिए तो वो पिता समान थे। बाकी थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ, इसीलिए उनके घर नहीं जा पाया। अभी भी थोड़ा बिजी हूँ। बरं मी काय म्हणतो, विवेक को फोन करके सामान पैक करने के लिए कह देना, मी संध्याकाळी घेऊन येतो त्याला। हाँ? सर, मैंने विष्णु दामले के अतीत के बारे में पता किया, पर ऐसा कोई केस सामने नहीं आया जहां पर किसी का मर्डर हुआ हो। पर सर, जांच में एक जरूरी बात सामने आई है। क्या? विष्णु दामले के नाम पे 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस था और इस इंश्योरेंस का नॉमिनी उसका बेटा विवेक दामले है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस 25 लाख के चक्कर में विवेक ने अपने बाप को मार दिया हो? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद विष्णु दामले ने 16 साल पहले किसी का मर्डर किया हो, जो इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं चला हो, और अब जाके उसका बदला किसी ने निकाला हो। इस 16 साल पहले रहस्य के साथ विष्णु दामले अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें इसके अतीत को अच्छे से खंगालना पड़ेगा। विवेक, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कभी बताया कि उन्होंने किसका खून किया था? ये सब आपको मेरी बहन ने बताया ना।
बस इसी वजह से मेरी उसके साथ नहीं बनती है। सर, मुझे आई ने कभी नहीं बताया कि बाबा ने कभी किसी का खून किया था। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे बाबा निर्दोष थे, उन्होंने किसी का खून नहीं किया, फिर क्या वजह थी कि तुम्हारे बाबा और तुम्हारी आई के बीच में इतना मनमुटाव था? एक्चुअली 16 साल पुरानी बात है सर। तब बाबा बहुत शराब पिया करते थे, लड़कियों की आदत थी उन्हें, कोई काम वगैरह नहीं करते थे। लेकिन बाद में वो सुधर गए थे, सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने। पर आई और दीदी ने कभी उन्हें दूसरा मौका दिया ही नहीं। तो मुझे लगता है कभी कभी ठीक ही हुआ, बाबा को उन लोगों की नफरत से मुक्ति तो मिली। और नफरत तो तुम भी करते थे अपने बाबा से, मगर तुम्हारी नफरत प्यार में बदल गई। क्या वजह थी? ये 4 पहिए वाला स्कूटर या 25 लाख रुपए? बिल्कुल भी नहीं सर। सॉरी सर, अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो क्या मैं विवेक को लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल, मगर याद रखना विवेक, पुलिस को बताए बिना तुम इस शहर से बाहर नहीं जाओगे, समझे? इन दोनों भाई बहन में से कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है। एक काम और करते हैं, आसपास के लोगों से पता करते हैं कि इनके आपसी रिश्ते कैसे थे। तुमने इनके कॉल रिकॉर्ड चेक किया? हाँ सर, मैंने विवेक और सरिता दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, दोनों क्लीन निकले। मर्डर के वक्त दोनों के फोन की लोकेशन विष्णु का घर नहीं था सर। जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। वो क्या? सर, विष्णु दामले ने अपना घर मरने के बाद अपनी बेटी सरिता बर्वे के नाम कर दिया। जिस घर में उसने कभी कदम नहीं रखा, अब उस घर पे दावेदार। जरूर कुछ गड़बड़ है। इस भाई बहन के एंगल को और चेक करते हैं। आ जाओ। सर, क्या बोली तू पुलिस को? अपने बाबा के खिलाफ किसी से भी मैं कोई गलत बात नहीं सुनूंगा। पुलिस ने इस बारे में पता लगाना शुरू कर दिया था कि विष्णु का अपने बेटे विवेक के साथ कैसा रिश्ता था। साहब, मैं और विष्णु दोनों साथ में ड्राइवर का काम करते थे। उसके बाद उसने ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू कर दिया। गाड़ियां भाड़े पे चलती हैं साहब। बहुत मेहनत की साहब उसने, सब अपने परिवार के लिए। अपने बेटे से बहुत प्यार करता था वो। उसने तो साहब अपने बेटे के लिए अपने खर्चे में कटौती करके केयर टेकर भी रखी थी। जब मैं सुबह 9 बजे आती थी तो विष्णु जी चले जाते थे, और जब रात को 9 बजे वो आते थे तब मैं चली जाती थी। दोनों को साथ में कम देखा है मैंने। अच्छा, सबसे ज्यादा वक्त विवेक के साथ आप रहते थे, कभी कुछ बोला उसने अपने बाबा के बारे में? वो हमेशा अपनी आई को बहुत मिस करता था, हमेशा उन्हीं की बात किया करता था। साहब, विवेक उसके बाबा में बहुत अच्छे रिश्ते थे। 1 साल पहले बहुत बवाल हो गया था उन दोनों में। किसके? विवेक और उसके बाबा विष्णु के बीच में? हाँ साहब, मुझे अच्छे से याद है। उस दिन विवेक का जन्मदिन भी था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये गिफ्ट सिर्फ तुम्हारे लिए, न्यू ब्रांड लैपटॉप। उस दुकान में सबसे महंगा वाला था, वो खरीदा तुम्हारे लिए। आपको क्या लगता है आप अपने महंगे तोहफों से खरीद लोगे मुझे? मैं यहाँ पर आपके पास रहने आ गया हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया है। सुना आपने? और साहब, एक बार तो बहुत कुछ हो गया था बाप बेटे के बीच में, और विवेक तो सुसाइड भी करने वाला था। विवेक, तुम अपने बाबा के सपोर्टर तो बनते हो, मगर हमें मालूम है कि तुम उनके साथ खुश नहीं थे। सच बताओ विवेक, इतने सालों के बाद अपने बाबा विष्णु के पास जाने की असली वजह क्या थी? सर, वो मैं अपनी बहन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। दीदी, एक रोटी देना। हाँ, लाई। एक क्यों? 2 ले ले, 4 ले ले, ये मेरे प्लेट में की भी ले ले, 10-20 ले ले, आराम की है ना। तेरा बाप तुझे लेने आया तो तू गया क्यों नहीं? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आने दो आज भुवन को, आज बात करती हूँ उससे। इसकी कोई जरूरत नहीं है दीदी, उनकी जगह कोई और होता बिल्कुल ऐसे करता। ये फैमिली ड्रामे के लिए और भी टाइम मिलेगा, मगर पहले हमारे कुछ सवालों के जवाब दो। विवेक दामले, तुमने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की थी? मैं सर, वो क्यों की थी? मैं अपने बाबा के पास रहने तो चला गया था सर, लेकिन अपने दिल से नफरत नहीं हटा पाया उनके लिए। वो मुझे प्यार से बुलाते रहे बात करने के लिए, लेकिन लगभग 1 साल मैंने उनसे कोई बात नहीं की। मैं लाचार था, बेसहारा था, अंदर ही अंदर घुट रहा था मैं। और इस सब से डिप्रेस होकर मैंने जन्मदिन के अगले दिन सुसाइड करने की कोशिश की। विवेक,
बाबा आप जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, चले जाइए यहाँ से। आप मुझे सुनाने आए हैं कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करके कोई गलती की है? हाँ, मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाने आए हैं आप यहाँ पर। कौन कहता है तुम कमजोर हो? कौन कहता है? कमजोरी शरीर की नहीं होती, कमजोरी दिमाग की होती है। और दिमाग की कमजोरी को दूर करने के लिए जिंदगी में कुछ मकसद होना चाहिए। तो बेटा मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो तुम ये कंप्यूटर। पापा प्लीज। नहीं, ये मुझे नहीं चलाना था। मैं पैसे कमाना जानता हूं लेकिन अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम अकाउंट जानते हो? तो मेरा एक दोस्त है, मैंने बात की उससे, उसका अगर अकाउंट संभालोगे तो कुछ पैसे मिलेंगे तुम्हें। देख बेटा, मुझे पूरा यकीन है ये काम तुम करोगे और साबित करोगे कि तुम कमजोर नहीं हो, ताकतवर हो। सॉरी बाप। अरे सॉरी। अरे रोते नहीं बेटा, रोना नहीं। मैं मानता हूं सर कि मेरी आई और दीदी ने मुझ जैसे अपाहिज को सहारा दिया, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना सिखाया। उन्होंने जितना किया मेरे लिए, उससे मेरे दिल में उनके लिए नफरत भी कम होती चली गई। कहानी बनाना और उसे कन्विंस करने के लेवल पर सुनाना तो कोई तुमसे सीखे विवेक। चलो माना कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से वहां पर गए, अपने पैरों पर खड़े हुए, तो फिर अब कहां गई वो सेल्फ रिस्पेक्ट? वापस आ गए अपनी बहन के घर? मैं यहां पर फ्री में नहीं रह रहा हूं सर। पूरे 20,000 रुपए दिए मैंने जीजा जी को, वो भी अपनी कमाई के। और बाबा के इंश्योरेंस के पैसे आती वो भी मैं उन्हें दे दूंगा ताकि ये लोग अपना घर बना सके। हमें नहीं चाहिए वो पैसे। क्यों चाहिए होंगे? एक घर तो वो ऑलरेडी आपके नाम कर गए हैं। जिस घर में वो रहते थे वो घर वो आपके नाम करके गए हैं। मैं उस घर में पैर भी नहीं रखूंगी, तो वो जिससे शादी करने वाले थे उसी को दे दे। शादी करने वाले थे? किससे शादी करने वाले थे? इस उम्र में दूसरी शादी करने वाले थे। ये कहानी सच्ची है विवेक, या हमें घुमाने का कोई नया हाथ कंडा है? हाँ सर, करना चाहते थे वो शादी, इसमें बुराई भी क्या है? तू पागल है? आई के मरने का इंतजार कर रहे थे 14 साल से। 14 साल तक बस वो एक ही सोच में थे कि उनका परिवार कैसे उनके पास वापस आ जाए, और वो औरत अब जाकर आई है उनकी जिंदगी में। तुम नहीं समझ पाओ। तुम ये भाई बहन की बहस बाद में भी कर सकते हो, पहले ये बताओ कि वो औरत कौन है? ये तो नहीं पता सर, लेकिन करीबन 4 महीने पुरानी बात है। विवेक, मैं तुम्हारा दूध यहाँ रख रही हूँ और टाइम से पी लेना। हाँ। सर, कल मैं आधा घंटा लेट आऊंगी, वो अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। कोई बात नहीं। ठीक। बेटा मैं सोच रहा था कि ये नफीसा कब तक तुम्हारा ख्याल रखेगी? क्या करें बाबा? बेटा करना क्या है, क्यों ना इस घर में किसी ऐसे को लाया जाए जो तुम्हारा ख्याल रखे, हम दोनों को वक्त पर खाना दे सके, जिसके आने से इस घर में रौनक आए। आप दूसरी शादी की बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। कौन है वो? मिलवाइए ना मुझे। वक्त आने पर जरूर मिलवाऊंगा। लेकिन अफसोस, बाबा की किस्मत में सिर्फ इंतजार लिखा था। और इस दूसरी शादी के बारे में आपको किसने बताया सरता जी? हमें भी विवेक ने बताया सर। सर, अगर 16 साल पहले कुछ नहीं हुआ होता तो विष्णु की बीवी उसे छोड़ के क्यों जाती? कुछ भी हो सकता है सावंत, ये केस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। सबसे पहले ये पता करो कि वो औरत कौन थी जिससे विष्णु शादी करने वाला था। विष्णु का ऑफिस, मोबाइल, घर सब चेक करो। विष्णु किसी से शादी करने वाला था, उसके बारे में कुछ जानते हैं? शादी? नहीं सब ज्यादा तो नहीं पता है, पर विष्णु को मैंने देखा था किसी औरत के साथ बात करते हुए, 1-2 बार देखा था। औरत? अच्छा, क्या क्या बात करता था, कुछ सुना आपने? वो तो नहीं सुना सर। अच्छा, सुना नहीं तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको कि वो कैसे बात कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ और, कुछ अजीब सा लगा होगा आपको? साहब, उस औरत से तो नहीं हुआ लड़ाई झगड़ा। हाँ, पर 15-20 दिन पहले एक आदमी आया था, विष्णु ने कहा वो उसका बहुत पुराना दोस्त है, उसके साथ जरूर कुछ हुआ था साहब। विष्णु गाड़ी में खड़ा, छोड़, पागल हो गया क्या? कौन था ये? दोस्त है पुराना, 16-17 साल पुराना। नाम जानते हो उसका? नहीं साहब। चेहरा तो याद होगा, स्केच बनवा सकते हो? जी हाँ साहब। कह रहे कोई भीख नहीं मांगी थी जो 50,000 भेजा है तूने? 2 लाख मांगे थे ना मैंने? मेरे पास 50,000 ही थे। मेरे पास तेरा राज है, बोल दू पुलिस को जाके? नहीं नहीं, पुलिस को कुछ मत बताना प्लीज, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो। कल फोन करता हूँ, कहीं से भी बाकी के पैसे अरेंज कर।
सर, यह है विष्णु के 16 साल पुराने दोस्त का स्केच। सर वैसे एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या? ये देखिए सर, विष्णु की मेडिकल हिस्ट्री ये उसके ऑफिस से हमें मिली है। 15 तारीख की मेडिकल रिपोर्ट, विष्णु HIV पॉजिटिव था। HIV पॉजिटिव? हाँ सर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर विष्णु HIV पॉजिटिव था तो वो शादी क्यों करना चाह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस औरत से विष्णु शादी करना चाहता था उस औरत को विष्णु से HIV हो गया और ये बात उस औरत को पता चल गई हो इसलिए उसने विष्णु को मरवा दिया हो? ये विष्णु जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। स्केच को सर्कुलेट करो, पता करो ये आदमी कौन है। सर HIV पॉजिटिव? जी। देख लिया बाबा का असली रंग। इस उम्र में भी ये सब ठीक। उम्र नहीं है, शरीर की जरूरत है। और उनकी पार्टनर को HIV पॉजिटिव होगा ये बात उन्हें नहीं पता होगी। तुझे क्या टोटका कर दिया बाबा ने? तुझे सब ठीक लगता है? इसे पहचानते हैं आप लोग? आपके बाबा का बहुत पुराना दोस्त है। जी हम इसे नहीं पहचानते। थैंक यू। साहब, बुढ़े के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और थे। मतलब? बुढ़ा अपनी जिंदगी में बहुत रंगीन था, यहाँ के टॉप रेड लाइट इलाके का डेली कस्टमर था। ठीक है तुम जो। हाँ सर, एक बात पता चली है, विष्णु अक्सर रेड लाइट एरिया में जाता था। सर हो सकता है एड्स की बीमारी उसे वहीं से हुई हो। ठीक है सर। मेरे को काय को लेके जा रहा है? कोई कायदा कानून भी है कि नहीं? कानून क्या है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तू यहाँ की लीडर है फिर भी मुंह नहीं खोल रही है। पुलिस स्टेशन चल, वहाँ पे मुंह खोलेगा तेरा। ले चलो इसे। अरे साहब, बताती है मैं, आता था, हमारा रेगुलर कस्टमर था वो। ये आदमी HIV पॉजिटिव था। तुम्हारे यहाँ की सारी लड़कियों के HIV टेस्ट किए जाएंगे। सारी लड़कियों के क्यों? वो तो सिर्फ फरा के साथ सोता था। फरा को बुलाओ। अरे साहब, 1 महीना पहले लेकर गया वो फरा को, पूरे 2 लाख दिए थे मेरे को। लगभग 1 महीने पहले बाबा ने अलमारी से पैसे निकाले थे, उसमें करीबन 500 के 4 गड्डियां थी। क्या शादी करने वाला था वो उससे? क्या मालूम साहब, शादी मनाने को ले गया या फिर ऐश करने को। मेरे को मेरा पैसा मिला, मैंने जाने दिया। अभी कहाँ रहती है फरा? नहीं जानती। उसका फोन नंबर? अरे साहब, यहाँ से जाने के बाद कोई अपना पुराना नंबर चालू रखेगा क्या? फरा का कोई फोटो और उसका पुराना नंबर दो मुझे। हे बक दिनेश, 2 घंटे और 1 लाख। आसमान नीचे कर या जमीन उल्टा पलट, जो करना है कर, लेकिन 2 घंटे में अगर मेरे हाथ में 1 लाख रुपए नहीं हुए ना तो तेरे हाथ में हथकड़ी होगी। कहां से लाऊं? तुझे बोलना है ना पुलिस को, जा बोल दे जा। तू बताएगा तो तू भी ब्लैकमेलिंग के केस में फंसेगा। जा बता दे। और सुन, अब यहां फोन मत करना। जो केस शुरू में पारिवारिक मनमुटाव और रंजिश की वजह से हत्या का केस लग रहा था, उसमें अब शारीरिक रोग, मन की विकृति और गहरे राज के रंग उभर कर सामने आ रहे थे। विष्णु एक ऐसे रोग से पीड़ित था जो शायद उसे फरा नाम की किसी लड़की से मिला था। फरा से विष्णु का नजदीकी रिश्ता था। क्या इस रिश्ते के मुखौटे के पीछे कोई ऐसी बात थी जो विष्णु की मौत की वजह बनी? और 16 साल पहले विष्णु के साथ जो हुआ उसे पुलिस को बताने की बजाय भुवन उस राज को राज रखने के लिए दिनेश राणे को धमका रहा था। क्या विष्णु ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था? और अगर हाँ तो क्यों? क्या था ये राज? सर विष्णु इसी लड़की के साथ रेड लाइट एरिया से निकला था और लगभग 1 महीने से इस लड़की का पुराना नंबर बंद है। और सर विष्णु ने पूरे 2 लाख रुपए की कीमत चुकाई थी इस लड़की के लिए। सर हो सकता है कि इसी लड़की की वजह से विष्णु को HIV हुआ हो। ये भी तो हो सकता है कि विष्णु को पहले से HIV हो और इस लड़की को विष्णु की वजह से HIV हुआ हो और इस लड़की को इस बात का पता चल गया हो और इसलिए इसने विष्णु को मरवा दिया हो या इसके किसी खास आदमी ने विष्णु को मार दिया हो। सर, साकीनाका थाने के इंस्पेक्टर ने बताया कि ये स्केच वाला बंदा अंधेरी का फेमस रियल एस्टेट एजेंट है। सर, इसका नाम दिनेश राणे है और ये है इसका नंबर। फौरन से फोन लगाओ सर, अगर इससे कुछ गड़बड़ की होगी तो फोन पक्का स्विच ऑफ होगा। हेलो, दिनेश राणे जी, आप कौन? जी मैं सब इंस्पेक्टर सावंत बोल रहा हूँ। विष्णु की मौत के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर विष्णु का नाम सुनते ही फोन स्विच ऑफ कर दिया। फौरन उसके घर चलते हैं और एरिया की नाकाबंदी करते हैं। सर, ठीक है ना सर, हमसे बात करते समय लास्ट लोकेशन के हिसाब से दिनेश राणे अपने घर पे ही था और तब से फोन बंद है।
मैं जानता हूं कि आपसे बात करने का सही समय नहीं है, मगर आप मुझे बता सकती हैं कि आपके हस्बैंड दिनेश राणे किसी विष्णु दामले को जानते थे? दोनों पुराने दोस्त थे, सालों से नहीं मिले थे, लेकिन 2 दिन पहले ही। ये क्या, ये रात को पैसे लेके कहाँ जा रहे हैं आप? ये विष्णु खुद तो मर गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर गया। कौन हो, आपका दोस्त? दोस्त नहीं, दुश्मन था मेरा। आपने कभी पहले भी इन्हें इतने पैसे घर से ले जाते हुए देखा है? हाँ सर, पिछले महीने भी एक रात को किसी को 1 लाख रुपए देने गए थे। एक घर देखने जा रहा हूँ वलसाड़ में, तुम्हारे फोन पे फोटो भेज देता हूँ, अच्छी लगे तो बता देना, टोकन देके 2 दिन में आ जाऊंगा वापस। सुनो, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो? अरे यार समझा करो, उधार लिए किसी से। सर, पिछले कई दिनों से दिनेश को भुवन के रोज कॉल आ रहे थे और पिछले महीने भी भुवन ने उसे कॉल किया था। कॉल रिकॉर्ड से साफ पता चलता है सर। केस आईने की तरह साफ है। भुवन ने हमसे झूठ बोला कि वो दिनेश को नहीं जानता। उठा लो उसे, थाने में अच्छे से कूटेंगे तो सारे राज उगल देगा। सर, तुम अंदर जाओ, तुम उधर चेक करो, पूरा घर छान मारो। अरे क्या हुआ? भुवन कहाँ है? तुम्हारा पति भुवन कहाँ है? आधे घंटे पहले वलसाड़ के लिए निकला है। कदम, सारे चेक करके इन्फॉर्म करो। मूव। सर पर कुछ किया है क्या उसने? हाँ, उसकी वजह से किसी ने सुसाइड किया और शायद तुम्हारे बाबा के मर्डर में भी उसी का हाथ है। इसे जानती हो? नहीं। भुवन का जैसे ही कुछ पता चले हमें इन्फॉर्म करना, नजर रहेगी तुम लोगों पे। भगवान ने भी वही किया जो बाबा ने किया। एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। सोच समझ के मुंह खोलना और जो भी बोलना सच बोलना, वरना जबान निकाल लूंगा तेरी। मैं उन लोगों का कोई राज नहीं जानता था साहब। नहीं जानता था? नहीं। हाँ? नहीं जानता था? नहीं जानता था? तेरी जन्म कुंडली है हमारे पास, मरने से पहले उसने तुझे ही फोन किया था ना? बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। कुछ 1 महीने पहले एक बार पे अचानक मेरी ससुर जी से मुलाकात हुई थी। अरे बाबू, बस नहीं, नको नको। क्या बात है, जीत का जश्न मना रहे हैं या हार का गम? हार और जीत का फैसला तो तभी होता है जब खेल पूरा होता है। यहाँ तो जिंदगी का खेल आधे में ही खत्म हो रहा है। मैं सोचा था सरिता को मना लूंगा, पर किस्मत के साथ वक्त ने भी हाथ छोड़ दिया है। ऐसा क्या किया है आपने जो वो लोग आपसे इतना नाराज है? सरिता तो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। पाप किया है मैंने, प्रायश्चित करना चाहता हूं, लेकिन अभी प्रायश्चित करने के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं है। मैं चाहूं तो सारा प्रायश्चित एक बार में कर लूं, दीना की वजह से नहीं कर सकता। दीना? कौन दीना? दिनेश राणे मेरा दोस्त, हाँ, फैमिली वाला आदमी। मेरी वजह से फुकट में ये पुलिस के जंजाल में फंस जाएगा। ऐसा किया क्या था आपने? ये रात मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। क्या नाम बताया था? दिनेश राणे। छोड़ो, अच्छा है बार यहाँ पे।
ये आपने वो पेंट देखा है वहां पे? मतलब ऐसा कहीं पर देखने नहीं मिलता ऐसा। विष्णु जी ने मुझे कोई राज नहीं बताया साहब, पर मुझे इतना पता चल गया था कि कुछ राज तो है, इसलिए मैंने उनके मोबाइल से दिनेश राणे का नंबर लिया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया था। विष्णु याद है तुम्हारा दोस्त? उसने मुझे तुम्हारा 16 साल पुराना राज बताया है। कुछ याद आया? क्या? प्लीज किसी को कुछ मत बताना। क्या चाहते हो तुम? राज को राज रखने की कीमत पूरे 1 लाख रुपए। मुझे लगता है विष्णु जी और दिनेश राणे ने किसी का मर्डर किया था साहब। अच्छा, तो तूने विष्णु का खून क्यों किया? नहीं साहब, मैंने नहीं किया उसका मर्डर। मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए साहब। उस रात को मैं घर पर ही था। आप किसी से भी पूछ लो चाहे तो। सर पवन सही कह रहा है, मर्डर वाले दिन फोन लोकेशन के हिसाब से वो अपने घर पे ही था। शायद सरिता भी सच कह रही है कि विष्णु ने किसी का मर्डर किया था, वरना दिनेश भुवन को इतने पैसे क्यों देता और खुद सुसाइड क्यों करता? 16 साल पहले जरूर कुछ बड़ा हुआ था। दीदी पानी देना। अरे दीदी! 16 साल पहले तुम्हारे बाबा ने एक पाप किया था, जिसकी वजह से उनके दोस्त दिनेश राणे ने सुसाइड कर लिया है। कहीं वही पाप तुम्हारी बहन के सुसाइड अटेम्प्ट का कारण तो नहीं बना? मैं मानता हूं कि मेरे बाबा ने मर्डर किया था। आय की मालकिन थी वो, दमयंती पवार। पर मेरे बाबा पापी नहीं थे सर। लगभग 1 साल पहले की बात है, मैंने उनसे बात करना शुरू कर दिया था। ये तुम्हारा दूध। थैंक यू बाबा। और ये तुम्हारे मेहनत की पहली कमाई। अरे पकड़ो। हाँ बाबा एक बात पूछूं? पूछो। क्या आपको भी मेहनत की कमाई अच्छी नहीं लगती? क्यों लाए आप ऐसी पाप की कमाई घर के अंदर? क्या ही को आपको छोड़ के जाना पड़ा? 16 साल पहले की बात है बेटा। मैं भटका हुआ था, दारू की लत लग गई थी मुझे। इस बीमारी ने तुझे तो तकलीफ दी, पर मुझे बहुत मजबूत बना दिया। तेरे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, मैं नौकरी करने के लिए तैयार था। तुलसी कह रही थी कि तुम्हें काम की बहुत जरूरत है। मैं भी कई दिनों से एक बंदे को ढूंढ रही हूँ, मुझे काम करवाना है, तुम करोगे? होए, क्या काम क्या है? मुझे एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होगी, और ऐसे में ये सब मेरे बेटे को पता लगा तो और ज्यादा कर्ज लेकर मेरा इलाज करेगा। मालकिन, लेकिन इलाज से आप ठीक हो जाएंगे ना? अब उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब तू ना तू मुझे मार दे। मालकिन? तो अगर मुझे मार देगा ना, मेरे इंश्योरेंस के पैसे मेरे बेटे को मिल जाएंगे और उसकी सारी परेशानी मेरे मरने के बाद खत्म हो जाएंगे। तो बस मुझे मार दे। नहीं मालकिन, मैं आपका खून नहीं कर सकता मालकिन। तो खून नहीं कर रहा, बल्कि मुझे इस दर्द से निजात दिलवा रहा, मुझे मुक्ति दिला रहा है। उस वक्त जब मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। वो बहुत तकलीफ में थी, उसका बेटा कर्ज में डूबा हुआ था, और मुझे तेरे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी बेटा। अगले दिन अपने एक दोस्त के पास से मैंने एक बंदूक ली। मैंने मार दिया उसे। मरने से पहले उसने मुझे बोला था कि अलमारी में कुछ पैसे और जेवर रखे हैं, मेरे इस काम के बदले में मुझे लेने थे। खून करने के बाद मैं दोस्त के घर गया, उसने बंदूक ठिकाने लगाई, आधे पैसे मैंने उसको दे दिए। फिर मैं अपने घर आया, तेरी आई को ये बात बताई तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई अपना खून करवा सकता है। मुझे खुद को पोलियो है सर, और मैंने कितनी बार चाहा कि मुझे मेरे शरीर से मुक्ति मिल जाए, मगर मैंने आपको ये बात कभी नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बात पर। 16 साल पहले उस औरत को बीमारी थी तो उसका मर्डर हो गया। अब तुम्हारे बाबा बीमार थे तो उनका भी मर्डर हो गया।
ये 16 साल पुरानी कहानी अपने आप को रिपीट तो नहीं कर रही है ना? विष्णु की मौत से ज्यादा उसकी जिंदगी रहस्यमय थी और ये रहस्य उसने सिर्फ विवेक को बताया था। और विवेक के मुताबिक 16 साल पहले उसके पिता ने जो हत्या की थी वो एक मर्सी किलिंग थी और उसे खुद दमयंती बजाज ने करवाया था। क्या यही वो 16 साल पुराना राज था जिसकी वजह से विष्णु का परिवार बिखर गया था? क्या दिनेश ने आत्महत्या की थी या फिर ये भी विवेक की सोची समझी चाल थी अपने नाम से शक की सुई दूर हटाने की? सर ये दमयंती पवार की फाइल, मैंने फाइल चेक की लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा सर। सर वो विष्णु दामले की प्रेमिका फराह सैयद खुद पुलिस स्टेशन आई है। फराह सैयद? जी सर। अंदर बुलाओ सर। साहब न्यूज़पेपर से पता चला कि विष्णु का खून हो गया है। विष्णु आपसे शादी करना चाहता था? जी साहब। तब तक की क्यों नहीं? पता नहीं साहब क्यों नहीं की। विष्णु ने जब आपको पैसे देके रेड लाइट एरिया से निकाला तो उसके बाद क्या हुआ? साहब वो मुझे एक जगह लेकर गया जहाँ 2 दिन तक मैं कमरे में बंद थी। और हाँ साहब वो मुझे हॉस्पिटल भी लेकर गया था जहाँ मेरे खून की जांच कराई थी। 2 दिन बाद जब वो लौट कर आया तो उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसका बेटा विवेक राजी नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से चला गया साहब और उसने मुझे फोन करने को भी मना किया था। फराह, क्या आपको मालूम है कि विष्णु HIV पॉजिटिव था? क्या? नहीं साहब इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमें तुरंत आपका HIV टेस्ट कराना होगा कि विष्णु से बीमारी आपको न लग गई हो। सर फराह का HIV टेस्ट नेगेटिव आया है। नेगेटिव? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से विष्णु ने फराह से शादी नहीं की थी? सर क्या सच में कोई इंसान किसी के लिए इतना कर सकता है? कर सकता है अगर प्यार सच्चा हो तो। लेकिन ये विष्णु आदमी अच्छा था या बुरा ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सावंत 16 साल पहले विष्णु ने जो मर्डर किया था उससे जरूर कोई क्लू मिल सकता है। दमयंती केस। हमें दमयंती केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलना होगा। इस केस की फाइल मैंने देखी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक दमयंती को ब्रेन ट्यूमर था, लास्ट स्टेज। आपने इस पर गौर किया? नहीं, हमें लगा कि यह हत्या लूट की वजह से की गई। तो जो पहले से ही मरने वाला हो उसे मारने की प्लानिंग भला कोई क्यों करेगा? और जिस किसी ने भी ये लूट की है या उसके बाद उसकी हत्या की है वो कभी पकड़ा नहीं गया। पकड़ा तो जा सकता था मगर उसकी भी हत्या हो चुकी है। कौन था वो? दमयंती की मेट तुलसी का हस्बैंड विष्णु। आपने कभी विष्णु से बात की? इस मेट से तो हमने पूछताछ की थी और काफी टाइम तक ये हमारी सस्पेक्ट भी थी, लेकिन इसके हस्बैंड से हमने कभी पूछताछ नहीं की। शक करने का कोई कारण ही नहीं था क्योंकि बाहर का आदमी था। सर ये विष्णु के मर्डर का केस दमयंती के केस जैसा तो नहीं हो सकता है सावंत। हम घर वालों को तो खंगाल चुके हैं, बाहर वालों की बारी है। नफीसा और उस भाई पर नजर रखो, उनके कॉल डिटेल्स, लोकेशन सब निकालो। ओके सर, विष्णु के घर की बाइक के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल से तो कुछ भी पता नहीं चला, पर मर्डर वाली रात विवेक की केयरटेकर नफीसा 1 नंबर के काफी कांटेक्ट में थी। मैंने उस नंबर की लोकेशन डिटेल चेक की तो पता चला कि वो नंबर मर्डर वाली रात विष्णु के घर के इलाके में ही कहीं एक्टिव था। पता करो ये नंबर अभी कहाँ एक्टिव है। सर सुनिए, ये असलम का घर किधर है? ये क्यों मारा विष्णु दामले को? क्यों मारा? सर हमने जानबूझ के नहीं मारा उनको। नफीसा, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को इंश्योरेंस की 20 लाख रुपए मिलेंगे। ये तब हो सकता है जब मेरी मौत हो, लेकिन मैं तड़प तड़प के नहीं मरना चाहता और नहीं मैं सुसाइड कर सकता हूं। ये तब पॉसिबल है जब मेरा मर्डर होगा तो तुम लोग मेरा खून करोगे। सर पर अगर हम दोनों फंस गए तो? 16 साल हो गए, मैं नहीं फंसा तो तुम लोग क्या फंसोगे? देखो यही अच्छा मौका है। विवेक वर्कशॉप के काम से बाहर गया है, कोई आई विटनेस नहीं होगा। अलमारी में 2 लाख रखे होंगे, वो लेकर चले जाना। और हाँ, जाते वक्त घर का सारा सामान जो है बिखेर देना ताकि लोगों को लगे कि चोरी के इरादे से मर्डर हुआ है। मुंह बंद कर मेरा, मुंह बंद कर मेरा।
साहब ये सब उनकी मर्जी से हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं है साहब। कसम तुम्हारी कोई गलती नहीं है? हाँ, मर्डर किया है तुम लोगों ने, और मर्डर करना एक क्राइम है। जब जिंदगी दे नहीं सकते तो ली कैसे तुम लोगों ने? अब यही जेल की हवा खाओ और सोचो क्या गलती की थी। सरिता जी, नो डाउट आपके बाबा एक बहुत अच्छे आदमी थे, बहुतों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, मगर अच्छे मकसद का रास्ता भी तो अच्छा होना चाहिए ना। अफसोस कि कानून की नजर में वो सिर्फ एक खूनी है, और क्योंकि अपना खून भी उन्होंने खुद करवाया, इसलिए उनकी इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए तुम्हें नहीं मिल सकते विवेक। नहीं चाहिए सर 25 लाख रुपए, उससे कीमती चीज मेरे बाबा ने मेरे को दी। मुझे जीना सिखाया, मुझे हौसला दिया अपने पैरों पे खड़े रहने का। नहीं चाहिए कुछ। समय और परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं रहती, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। फिर चाहे हम जितने भी प्रयास क्यों ना कर लें, बदलाव हमेशा अपनी ही गति से आता है। यह समझना बेहद जरूरी है कि जीवन कभी एक क्षण में नहीं बदलता, और जिस प्रयास के पीछे अपराध छुपा हुआ हो वो कभी सफल नहीं होता। विष्णु के प्रयास में भी अपराध का बोझ छुपा था, जिसका अंजाम उसके परिवार को भुगतना पड़ा, और विष्णु की मौत के बाद भी उसके प्रयास सफल नहीं हो पाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।